कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में नमस्कार, जय महावीर। मैं वीरा मेघा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेड, वीविंग द लेगेसी ऑफ एमआई। महावीर इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम प्रतिदिन ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। हम उनके अनुभवों, उनके विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी में मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व से संवाद करने का अवसर मिला है जिनकी उपलब्धियां हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके योगदान ने समाज को एक नई दिशा दी है और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे महावीर इंटरनेशनल दिल्ली MID के चेयरमैन आदरणीय श्री के नारायण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। जय महावीर सबको। जी, इससे पहले कि हम सवाल जवाब शुरू करें, मैं सर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे सर को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है महावीर इंटरनेशनल में, लेकिन औपचारिकता है। तो श्री के नारायण सर, जो कि हमारे MID महावीर इंटरनेशनल दिल्ली सेंटर के चेयरमैन हैं, ये एक समाज सेवी ही नहीं बल्कि एक सफल कॉर्पोरेट लीडर रहे हैं। सर ने अपनी कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत इंडियन रेलवे से की सन 1993 में। कुछ शुरुआती सालों के बाद सर ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर ज्वाइन किया। तत्पश्चात सर ने एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आता है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NBCFDC ज्वाइन किया, जहाँ पे सर MD रहे हैं। 28 सालों के सफल प्रोफेशनल करियर के बाद मार्च 2021 में सर पूर्णतः समर्पित हो गए समाज सेवा के कार्यों में। महावीर इंटरनेशनल के अलावा भी कई समाज सेवी संस्थान हैं जिनसे सर जुड़े हुए हैं। सर काम करते हैं स्लम चिल्ड्रन एजुकेशन पे, सर काम करते हैं मेंटल हेल्थ पे, सर शक्ति फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, सर बहुत सारे वॉलंटियरिंग काम भी करते हैं और बहुत ही सम्माननीय कार्य करते हैं। सर, हम बहुत खुश हैं, वी आर सो ग्लैड कि आप आज हमारे साथ हैं। शुरुआत मैं करना चाहूँगी आपकी पर्सनल जर्नी से। आपकी अब तक की जीवन यात्रा कैसी रही है और किन अनुभवों ने आपको आज वो व्यक्ति बनाया है जो आप हैं? एक और बार सबको जय महावीर और धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए। मेघा, आपने मेरी लाइफ जर्नी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगा, मेरी लाइफ जर्नी में बहुत सारे कोई अचीवमेंट्स रही हैं और मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी तरह उनको समराइज भी कर दिया है। पर हाँ, आपके प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने यही पाया है कि ईश्वर की ओर से बहुत कृपा रही है और जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां
हासिल हुई हैं। और ये जब हमें कुछ मिलता है तो जब हम उसको बांटते हैं तो उससे हमें अच्छा लगता है, हमारा आत्मविकास होता है। और कहीं ना कहीं उसी जर्नी में अभी मैं चल रहा हूँ, और महावीर इंटरनेशनल जैसे संस्था से जुड़ के काम करने में जो आनंद आता है वो और भी अच्छा है, और भी बहुत ही एक उच्च स्तर का रहता है। तो यही है इन अ नटशेल। इट्स अ जर्नी वेयर आई फेल्ट दैट इट इज वी आर ऑल ब्लेस्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ द बेटर पार्ट ऑफ सोसाइटी। और हम जितना इस खुशी को हम फैलाएं उतना हम और खुशी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपकी जीवन यात्रा के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने आपके कार्य की दिशा बदल दी। आप कॉर्पोरेट वर्क से सोशल वर्क की ओर मुड़ गए। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत वरिष्ठ स्तर पर थे आप एमडी थे, और आपके पास आगे जाने के लिए ना तो समय का अभाव था और ना ही अवसर का। लेकिन फिर भी आपने उस उच्च पद के बदले समाज सेवा को चुना। तो इस निर्णय के पीछे आपकी क्या सोच थी? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा एक परिवार था विच वॉज वेरी कोऑपरेटिव, जिसने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया, एंड आई एम ऑलवेज इंडेटेड टू देम। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ हमारी एक एक अंदर एक वासनाएं होती हैं, और ईश्वर ने हमें शायद ये जीवन भी इसीलिए प्रदान किया है कि हम उसको पूर्ण करें। और निस्संदेह मुझे सरकारी तंत्र में मैं आई वाज लकी, मैं काफी एक अच्छे पोस्ट पे भी जा चुका था। पर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जितने आप वहाँ ऊपर जाते हैं तो आप बंद भी जाते हैं एक तरह से, क्योंकि कई सारे ऐसी आवश्यकता हो जाती हैं ऑफिशियली एंड एज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, जिससे आप अपनी मन की उतना नहीं सुन पाते। आपको एक अपने एक चेहरे को भी ऐसे रखना जरूरी होता है, और जिसमें कि आपको एक औपचारिकता रखनी पड़ती है। और मैं चाह रहा था कि क्योंकि मेरे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, थैंक्स टू द फैक्ट कि मैं सरकार में रहा हूँ, तो सरकार की ओर से भी पेंशन मिलता है, प्लस माय वाइफ इज आल्सो अर्निंग। सो मैंने जब रियलाइज किया, जब फाइनेंशियली अपने को काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों ना ऐसे काम करें जिससे हमारे मन को और खुशी मिले। और पिछले ये जो 4 साल रहे हैं, मैं ये पूरी तरह एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आई डोंट रिपेंट माई डिसीजन। मेरे हर रोज एक नया एक दिन रहा है जब मुझको और सीखने का मिला है, कुछ मुझे और नई चीज करने को मिली है, और कुछ ना कुछ खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर प्रदान हुआ है। सो दैट इन अ नटशेल वाज द रीजन फॉर माय डिसीजन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये डिसीजन, ये राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन कोई चीज होती है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम सबकी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, हमारी एम्बिशंस होती हैं। कहीं ना कहीं मेरी जो उद्देश्य है जिंदगी में वो शायद इस तरफ था, तो मैं इस तरफ आ जी, जी, जी सर। आपके इस डिसीज़न ने शायद समाज में बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जिनको बहुत बेहतर जीवन प्रदान किया है, जिससे वो एक्सिस्टिंग लाइफ़ से बेटर लाइफ़ की ओर गए हैं। तो उनके लिए, हम सबके लिए ये बहुत, एक तरह से आपका आना बहुत बढ़िया रहा। तो सर, समाज सेवा के बारे में जब आपने सोचा, तो महावीर इंटरनेशनल से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए, महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के साथ मेरी जो एक तरह से जोड़ है वो बहुत सालों से थी, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आवश्यक एक मैकेनिज्म है, एक एक ऑब्लिगेशन है कॉरपोरेट्स को भी कार्य करने के लिए। और बाद में मैं जिस संस्था में एमडी था वो एक सोशल सेक्टर की कंपनी थी, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी। तो एक सेक्शन 8 कंपनी इसको बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत अवसर मेरे को प्राप्त हुए थे, बोथ इन कॉनकॉर एंड लेटर इन एनबीसीएफडीसी, अच्छे एनजीओ के साथ जुड़ने का। और महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के साथ कड़ी मेरे ख्याल में 2012 में जुड़ी थी, जब मेरे रेलवे में एक वरिष्ठ, जो अभी भी जिनको मैं एक तरह से अपना गुरु मानता हूँ, रंजन जी, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं एमआईडी के, और अशोक जी, जो कि एमआईडी के एक स्तंभ हैं, और जो आज भी
मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं एज एमआईडी एंड ऑल्सो एज सीएसआर में। आई थिंक पूरे एमआई के लिए काफी वो कार्य कर रहे हैं। तो ये जब हमारे पास आए थे और शुरुआती दिन थे सीएसआर के, तो एक तरह से एमआईडी और हमारे बीच में काफी मी एंड पार्ट ऑफ द कॉनकॉर एंड एमआईडी, हमने काफी नए नए चीजें के बारे में डिस्कस किया और शुरुआत हुई। और वहीं से एक तरह से महावीर इंटरनेशनल दिल्ली से के ऊपर मेरा जो विश्वास है एज ए वेरी क्रेडिबल एनजीओ, वो तभी स्थापित हो गया था। और जब मैं मैंने अपना ये निर्णय लिया था 2021 की शुरुआत में या 2020 के अंत में कि मैं अभी छोड़ रहा हूं, तो फिर मेरे पास रंजन जी ने अप्रोच किया था और बोला कि भाई आप ज्वाइन हो जाइए एमआईडी। तो मैंने बोला ज्वाइन करने के लिए क्या, मैं तो हूँ ही आपके साथ, कभी भी काम कर लेंगे। तो बोले नहीं, आप जो है चेयरमैन बन जाइए। तो मैंने मजाक किया उनको कि आप डेब्यूटेंट को कैप्टन बना रहे हैं, ये शायद उतनी अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, वो भी एक अच्छा है। कई बार आजकल तो आईपीएल में भी इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि किसी को नया लाते हैं, एक नया चेहरा हो। तो उनका एक ऑफर था एंड सिंस इट वाज अलाइनिंग विद माय नीड कि मुझे भी एक आप बोल सकते हैं, हालांकि मैं कई सारे संस्थाओं से जुड़ा था, पर एक प्लेटफॉर्म और मिल रहा था कुछ अच्छा करने के लिए, तो मैं जुड़ गया। सो दैट इज हाउ द जर्नी ऑफ मी एज चेयरमैन एमआईडी स्टार्टेड। वेरी वेरी वेल सर। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, केंद्र है हमारे देश का। तो मुझे लगता है ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महावीर इंटरनेशनल दिल्ली एमआईडी वो महावीर इंटरनेशनल का केंद्र है या राजधानी है, क्योंकि बिगेस्ट सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है महावीर इंटरनेशनल का। और एज अ सेंटर जिस तरह की निस्वार्थ सेवा वहाँ पर हो रही है, बहुत ही सम्माननीय प्रशंसनीय कार्य हो रहे हैं। और आपके प्रयासों से लोगों के जीवन को आप बेहतर बना रहे हैं। आपके, और जैसा कि आपने कहा कि श्री अशोक जैन सर के जो कुशल नेतृत्व में निरंतर एमआईडी और बेहतर हो रहा है और प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में एमआईडी की गतिविधियां, एमआईडी की एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ करें। हाँ बिल्कुल, मैं पहले एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा। नेतृत्व शब्द जो है ये शायद राजनीति में या फॉर दैट मैटर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चल सकता है। एनजीओज में मेरा हमेशा मानना है कि पद जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। हम सब सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, और यहाँ कुछ ऐसे नहीं होता है कि आप चेयरमैन हैं तो आपको कुछ और काम करना है। एक चेयरमैन को अगर कोई इवेंट हो रहा है तो चेयर सेटिंग करने में भी एक चेयरमैन को, मैं तो कई बार करता भी और मैं बोलता मैं तो चेयरमैन हूं भाई, तो चेयर को संभालने का काम तो मेरा रहेगा। तो इसीलिए एक तो ये भाव होना बहुत जरूरी है और मैं कोशिश करूंगा कि ये भाव बनी रहे, क्योंकि कोई यहाँ नेतृत्व की बात नहीं है। रही बात एमआईडी की, एमआईडी डेफिनेटली हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ओवर द पास्ट 45-46 ईयर्स, और इसमें बहुत बहुत सारे लोगों का इसमें प्रयास है। निस्संदेह दिल्ली राजधानी है भारत की, और यहाँ कई सारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस हाउसेस रही हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो एमआईडी के सर्वप्रथम तो हम 3 हमारे मुख्य सेंटर्स हैं जिनको हम आई कम हेल्थ सेंटर बोलते हैं। दे आर लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विद ऑफ कोर्स फोकस ऑन आई, जहाँ की जनरल फिजिशियन है, आई के तो डॉक्टर्स होते ही हैं, फिजियोथेरेपी है, हमारी अपनी लैब है जिसमें कि हम बहुत ही कम दर में लैब टेस्ट, वेरियस टेस्ट करते हैं। साथ में फिर हमारे कई जगह, जैसे एक सेंटर में डेंटिस्ट हैं, ऑर्थोपीडिशियन है, तो जैसे उपलब्धता होती है डॉक्टर्स की वो कार्य होता है। और मुख्य एक जो काम हम करते हैं हमारे सेंटर्स में, अदर देन ऑल दिस, इज ऑफ कोर्स कैटरेक्ट सर्जरी। जैसे कि आपको पता होगा कि इस देश में करीब 50 लाख लोग दृष्टि बाधित हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और उसमें करीब 67% इसीलिए है क्योंकि वो ट्रीटेबल कैटरेक्ट, माने जो कैटरेक्ट सर्जरी उनकी नहीं हुई है। अब इसके कई सारे कारण हैं, सिर्फ वित्त नहीं है, कई बार एक्सेसिबिलिटी होती है, कई बार बिलीफ सिस्टम्स होता है कि ये क्यों करना है, फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। तो उसमें महावीर इंटरनेशनल जरूर कोशिश कर रहा है कि हम जितना तो हो सके लोगों को मोतियाबिंद से मुक्ति दिलाएं।
और साल में हम करीब 2000 सर्जरीज करते हैं, जो कि या तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या बहुत ही एक सब्सिडाइज कॉस्ट पे होती है। हालांकि हमारी फैसिलिटीज पूरी मॉडर्न है उसके लिए, जिसके लिए बहुत सारे डोनर्स ने हमें आगे बढ़ के सपोर्ट भी किया है। और ये तो रही हमारी सेंटर्स की बात। इसके अलावा हमारी जो मेजर जो हमारी प्रोग्राम्स हैं वो कम्युनिटी आउटरीच की होते हैं, क्योंकि महावीर इंटरनेशनल ने हमेशा समझा है कि हेल्थ इज वन थिंग जिसमें कि कई बार अंडर प्रिविलेज लोग इसलिए आपके पास नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हम बोले फ्री में हेल्थ बेनिफिट देता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट फ्री, क्योंकि जो वहां जाता है वो 2 दिन उसको रहना पड़ता है वहां, कुछ ना कुछ। एक दिन पहले उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा, दूसरा दिन उसका ब्लड टेस्ट होगा या और कुछ होगा, 2-3 दिन उसके निकलते हैं। तो 3 दिन की दिहाड़ी जो है वो एक कंसल्टेशन फीस से कोई कम नहीं है। तो इसीलिए एमआईडी ने शुरू से माना है कि हमें आउटरीच करनी चाहिए, और इसमें हमारी एक डॉक्टरेट डोर स्टेप एक प्रोग्राम है, बहुत सालों से चल रही है। जब मैं कॉनकॉर में था तब भी हमने काफी सपोर्ट किया और इसके फायदे दिखे हैं, जिसमें कि हम जगह जगह पे कैंप्स लगाते हैं और लोगों को बेसिक हेल्थ चेक्स तो करते हैं, मेडिसिन देते हैं, चश्मे देते हैं और उनको जागरूक करते हैं। किसी को ब्लड शुगर है या कुछ है तो भाई आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और ये हम यूजुअली ऐसे जगहों में करते हैं जहां हमारे पास ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मात्रा अधिक है। और आजकल तो हम ये सिर्फ दिल्ली नहीं, आजकल क्या पिछले कुछ सालों से, पर अभी चंद लास्ट 3-4 ईयर से काफी हमारे प्रोग्राम्स आउट ऑफ दिल्ली होते हैं, जिसमें हम अन्य एमआई सेंटर्स की भी एक तरह से हेल्प लेते हैं। उनको भी एक तरह से हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कुछ काम करने के लिए। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस तो रहता ही है। उसके अलावा हम और भी प्रोग्राम्स अभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, कॉल झांके नन्ही आंखों में, जिसमें कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स, चैरिटेबल स्कूल्स में बच्चों का शॉर्ट साइटेडनेस को पहले ही हम कैप्चर कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि इनके कोई चेक्स होते नहीं है, ये बोर्ड नहीं देख पाते, पढ़ाई में भी पीछे हो जाते हैं और बाद में उनकी जो आई साइट है वो भी बहुत वीक हो जाती है। तो वो प्लस हम उनकी जो बेसिक न्यूट्रिशन और डीवर्मिंग ऐसे काम, इस पे हम ध्यान देते हैं। हाल ही में हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया है कॉल्ड प्रोजेक्ट जनेत्री, जिसमें कि हम प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को वर्कशॉप करते हैं, जिनमें उनको हम काफी कुछ बताते हैं ऑन व्हाट आर द गुड हेल्दी हैबिट्स, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। कई सारी चीजें उनको बताएंगे और उनको हम कुछ न्यूट्रिशन भी देते हैं, बेबी किट्स देते हैं। हमारी एक वीरा विजन एक विमेन्स विंग है जो अस्पताल में जाके भी ऐसे कार्य करते हैं, सैनिटरी पैड्स और बेबी किट्स बांटना। बड़े बड़े अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं वहां जाके ये काम कर रहे हैं। अन्य एनजीओज के साथ मिलके हम काफी कुछ करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग वी आर वर्किंग विद वेरियस सेंटर्स। कोशिश हमारी रहती है, हम ये नहीं सोचते हैं एमआईडी को, कभी ये नहीं है कि एमआईडी को फंड्स चाहिए। अगर महावीर इंटरनेशनल की कोई भी सेंटर को हम कुछ फायदा कर सकें तो हम करते हैं। कैंप्स तो हम करा ही रहे हैं, साथ में हमने इक्विपमेंट अभी हाल ही में आई रिलेटेड ईसीजी इक्विपमेंट हमने 7-8 सेंटर्स को दिया है। अजमेर में हमने अपनी एम्बुलेंस जो हमारी दिल्ली में नहीं चल सकती, हमने अजमेर को दिया, वो बहुत खुशी से हमारे पास ले गए। और आपको ये भी कहते हुए खुशी हो रही है कि जस्ट लास्ट वीक वीर सुधीर जी के साथ एक एमओयू हमने आईजीएल में एक फैसिलिटेट किया, जिसमें कि अजमेर के अस्पताल के लिए काफी कुछ फैसिलिटीज आ रही है। सो इन अ नटशेल एमआईडी जो है हेल्थ के स्फीयर में, और नॉट ओनली ट्रीटमेंट बट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, बोथ इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कई सारे एनजीओ से मिलकर काम करते हैं। सर, एमआईडी इतने बड़े लेवल पे स्केल पे काम कर रहा है। हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं आई केयर, हेल्थ केयर के, मेडिकल सेंटर्स चल रहे हैं, पैन इंडिया आप मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से संगठन के विकास में या एमआईडी के इस विकास में किन बातों ने अहम भूमिका निभाई है? व्हाट वर द सक्सेस पॉइंट्स? देखिए, कोई भी संस्था के अच्छे चलने के लिए उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें शुरू से एमआईडी की एक तरह से ब्लेसिंग रही है कि बड़े नेक लोग, जो लोग कई मामलों में वो अच्छे थे, देवर हैविंग गुड एसेट्स एंड हैविंग गुड एफ्लुएंट थे, बट विद अ वेरी वेरी नोबल हार्ट, ऐसे लोग बहुत जुड़े हैं। ब्यूरोक्रेट्स बहुत जुड़े हैं। तो इससे एक तरह से एक संस्था, और शुरू से संस्था में हमेशा भाव रहा है कि कुछ
It is only a forum for doing social work, and there is nothing else that anybody is trying to take out from this organization. जो भी आ रहे हैं कुछ देने के लिए, अगर कुछ हम वापस ले जा रहे हैं सिर्फ खुशी ले जा रहे हैं, तो ये हमेशा एक ब्लेसिंग रही है MID के लिए. बट इफ वी टॉक ऑफ अदर थिंग्स, यस, द फैक्ट दैट वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, वो एक अहम बात है, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है. यहाँ बहुत सारे सरकार तो है ही, साथ में बहुत सारे सरकारी उपक्रम, ये माने हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स रहे हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारी ये जो काम है इसको देख के काफी सपोर्ट किया है. पर इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अदर देन दिस, देखिए हम जब एनजीओस में काम करते हैं दिल बहुत लगता है, नेचुरली तो दिल का काम होता है, पर दिल से हम एक उद्देश्य डिसाइड कर सकते हैं, पर जो उस काम को इम्प्लीमेंट करना है उसमें दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पूरी मशीनरी का होना जरूरी है. सिर्फ वॉलंटियरिज्म से ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, मैं भी एज अ वॉलंटियर, मैं तो रोज नहीं जाता हूँ मेरे कोई भी सेंटर, इट इज नॉट पॉसिबल, या मैं सभी कैंप पे नहीं जा पाता. तो इसी, और अगर मैं जाना चाहूं भी, अगर मैं बोल भी दूं मैं वॉलंटरली जाऊंगा, ये बहुत कम लोगों में इतनी भावना होती है. तो इसीलिए MID ने शुरू से ये रियलाइज किया है कि हमें एक छोटी, नॉट अ वेरी बिग बट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ, एक सिस्टम, एक ऑफिस का होना जरूरी है, एक स्टाफ रिसोर्स का होना जरूरी है, who are paid, no doubt they are paid modestly, but they play a very important role, क्योंकि they are the people. वैसे मैं, though they are paid employees, हम लोग सब उनको एज सोशल वर्कर्स ही समझते हैं, क्योंकि मेनी ऑफ देम आर वर्किंग 365 days a week, a year, क्योंकि संडेज को भी वो जाके कैंप लगाते हैं. सो दे आर पीपल विद अ जुनून व्हिच हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उनका होना बहुत जरूरी है. पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग, who are there as a sort of a paid staff, that is something which MID has believed in. And इसके अतिरिक्त MID has always tried to remain abreast with the various regulations. देखिए, एनजीओ का काम आज के तारीख में कोई कॉर्पोरेट के काम से कम नहीं है. सरकार भी एनजीओ की वर्किंग को वैसे ही ऑडिट करता है जैसे कि कोई कॉर्पोरेट करता है. ऑल इनकम टैक्स लॉज आर नेसेसरी ओवर हियर, ऑल कंप्लायंसेस आर वेरी नेसेसरी. तो MID ने हमेशा ये ध्यान रखा है कि हम हर चीज कंप्लायंसेस अपनी पूरी रखें, अपनी ऑडिट हम टाइमली करें. ये बहुत आवश्यक होता है एनजीओ में. लोग सोचते हैं कि भाई हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा अगर 2 साल लेट भी हो जाए तो क्या हुआ, पर नहीं. दिस इज वेरी मच नेसेसरी, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट कंप्लायंस बट फॉर अ डोनर. जब वो देखता है कि आप प्रोफेशनली काम करते हो, तो द डोनर आल्सो कम्स एट, उसको भी लगता है कि ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सो इफ यू आस्क मी, देयर हैज बीन द, इन अ नटशेल, people of course are very important, then of course the professionalism which is very very necessary, वो तो रहना ही है. but last but not the least, सबको प्यार सबकी सेवा, वो जो भाव है वो तो रखना ही है, तो वो भी एक चीज हमेशा रहे, तो दिल भी एक यूज हुआ है. so all this has culminated in whatever MIT has been able to achieve. जी सर, MID इतना बड़ा सेंटर है, सबका भाव भी बहुत बढ़िया है, सबका इंटेंशन अच्छे हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस, बट फिर भी इतने बड़े सेंटर को संभालने में कभी कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे. तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उनसे कैसे डील किया? देखिए, चुनौतियों तो इट्स पार्ट ऑफ द वर्क ना, तो चुनौती के बिना तो काम है ही नहीं. कोई गाड़ी भी चलनी है तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगी. तो हम तो MID में चुनौती को मानते हैं दैट इज अ वे फॉर अस टू इवॉल्व एंड करेक्ट आवरसेल्व्स. और आपने बिल्कुल सही कहा, जब इतना सारा काम हो रहा है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ शॉर्टकमिंग्स आती हैं. एंड मैं ये बोलूंगा कि मेनी टाइम्स वी वेलकम शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि जब शॉर्टकमिंग्स हम समझ पाते हैं कि कोई शॉर्टकमिंग्स है ना, तब आगे जाने के लिए भी हमें एक मार्ग मिलता है. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रियली टॉक अबाउट कितनी सारी चुनौतियां, बिकॉज चुनौतियां जैसे इट्स अ डेली चुनौती होती है. बट व्हाट आई विल से इज कि हमने उन चुनौतियों को, वी हैव यूज्ड इट एज अ प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स. देयर आर ऑफ कोर्स issues on compliances, there are issues on implementation, there are issues on stakeholder management. बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, पर जब तक हम उसको उस एटीट्यूड से लें कि उससे हम, जैसे हमारे अशोक जी भी बोलते रहते हैं कि ना, उनको प्रॉब्लम आता है तो उनको मजा आता है.
मैं अपने आप को उतना नहीं मानूंगा कि आई आई एंजॉय प्रॉब्लम, बट ही एंजॉयज द प्रॉब्लम। सेज कि प्रॉब्लम अगर कुछ है तो भाई वो सॉल्व करने का तो मजा एक अलग आता है। सो एज लॉन्ग एज, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी और अशोक जी, एंटायर हमारा जो टीम है, इट वर्क्स विद दैट कि अगर कुछ भी ऐसे कुछ हो चुनौती, उससे हम सीखें कि हमने कहाँ चूक हो गई हमसे, एंड वी मूव अहेड। सो दैट इज हाउ वी वर्क। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जो भी चैलेंजेस आपको आए, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। Precisely, precisely. There is no other way. Yeah. सो सर, आपके अनुभव में एमआईडी या इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में आपको क्या लगता है कि दूसरे सेंटर्स एमआईडी से क्या सीख ले सकते हैं और वो अपनी तरक्की कर सकते हैं, या वो एमआईडी के कंपैरिजन नहीं करूंगी, ना उनकी तरह बनने के लिए कहूंगी, बट एमआईडी से कुछ सीख कर वो अपने सेंटर को और आगे बढ़ाना चाहें, तो वो आपके अनुभव में वो क्या सीख लेनी चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं जब भी कोई दूसरे सेंटर गया हूं और मेरे को कुछ अवसर प्राप्त हुई हैं, तो मैंने ज्यादा सीखा है उनसे। मैंने क्या, एज एमआईडी हमने सीखा है। तो कई सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो सेंटर्स हैं दूर दराज इलाके में जो हैं, वो मेरा मानना ये है कि एमआईडी को उनसे सीखना है। एक तो चीज इसमें ये है जो कमिटमेंट में देखता हूँ, जो सदस्यों की जो कमिटमेंट है। देखिए, हो सकता है हम दिल्ली में हैं, इसलिए दिल्ली में सबकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, कई सारे यहाँ ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो इसीलिए लोग उतने उस रूप से समर्पित नहीं हो पाते। पर मैंने छोटी जगहों में देखा है। मैं कोटा गया हूँ। मैं कोटा इज नॉट सच अ स्मॉल प्लेस, बट उसके जो सेंटर में मैं इंटरेक्ट किया हूँ। मैं सुमेरपुर गया हूँ, आई हैव बीन टू जयपुर ऑफ कोर्स। बहुत सारे ऐसे जगहों में मैं गया हूँ जहां मैंने देखा है कि सिर्फ वो सदस्य नहीं, पर उनका पूरा परिवार इसमें समर्पित है। वो इसको एक जॉयफुली काम करते हैं सदस्य। तो ये दिस विल बी माय फर्स्ट ट्रिब्यूट टू द एमआई फ्रेटर्निटी, जो क्योंकि हम आज अधिकतर हमारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग भाग से जुड़े हैं। चेन्नई में भी मैं गया हूँ, वहां भी मैंने देखा। तो उनका जो भाव है काम करने का, और उनकी जो सिंप्लिसिटी है, क्योंकि दिल्ली तो है ना, दिल्ली में तो हमेशा सब कोई नेता है, कोई और कुछ है, तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। पर जब हम ऐसी जगह जाते हैं और लोगों को देखते हैं एकदम विनम्र स्वभाव से जो काम कर रहे हैं, उससे हमको बहुत सीख मिलता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग आई लाइक टू से। बट कमिंग बैक टू व्हाट अदर सेंटर्स कैन डू, जैसे मैंने आपको अभी कहा अनेगा, दैट यू नो सोशल वर्क इज ऑफ कोर्स, देयर इज अ फिलैंथ्रोपिक एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्क, जिसमें कि हम लोग सब कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। हम देखते हैं कोई हम गौशाला जाते हैं, वहां फीड करते हैं, दैट इज सोशल वर्क, हमको अच्छा लगता है। या हम कोई कॉज के लिए, हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं, कुछ हम ट्रीज के लिए हम प्लांटेशन कर रहे हैं। या अभी जैसे यहाँ ये है कपड़े की थैली, हमारी सैली, यू नो, सो दीज आर ऑल प्रोग्राम्स जो एक हम हार्ट से काम करते हैं, खुशी होती है। बट अगर हमें एक्चुअली सोशल वर्क में अपस्केल होना है और हमें सोशल वर्क को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, तो हमें एज अ स्ट्रक्चर्ड एंटिटी काम करना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वन थिंग आई थिंक लॉट ऑफ एमआई सेंटर्स को ध्यान में रखना है। आपने बिल्कुल सही कहा, एमआईडी एक तरह से सेंट्रल प्लेस में है, इसके पास अवसर भी है, इसके पास रिसोर्सेज भी हैं, इसके पास सदस्य भी हैं। बट बाकी भी जो सेंटर्स हैं, उनको इफ नॉट एट टू दैट लेवल, अगर उनको कुछ एक ऐसे लेवल पे आना है, तो देन दे नीड टू ब्रिंग इन द स्ट्रक्चर इनटू देयर वर्किंग। उनको भी ये कंप्लायंसेस और ये सब चीजें देखना है, बिकॉज जब आप ये सब लाते हैं, तभी आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आपको शायद थोड़ा पर्सनल डोनेशन दे देगा कि देखो आप कर रहे हो, मैं मेरे ओर से भी ले लो भाई, 5,000 रुपए ले लो, ये काम आप भी कर लो। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉर्पोरेट या कोई संस्था या फॉर दैट मैटर सरकार की कोई स्कीम में के थ्रू आपको काम करना है, तो वो देखेंगे कि आपकी क्षमता क्या है। सो आई कम बैक टू द फैक्ट दैट हमारे सेंटर्स को धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रोफेशनल्स का होना, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेरी हाईली पेड प्रोफेशनल्स, बट बेसिक जो कार्य करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, इसमें प्रोफेशनल्स का लाना, प्लस
हमें जागरूक होना है अबाउट आवर वेरियस कंप्लायंसेस विच आर नेसेसरी, वो सब एक एक करके करना ये आवश्यक हो जाता है। एंड देन ऑल्सो टू रीच आउट, क्योंकि आप सिर्फ अपना काम करते रहें तो लोग आपको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, आवश्यक नहीं है। कॉर्पोरेट्स की अपनी दुविधाएं हैं, वो उनकी अपनी जिंदगी है, पर उनकी भी एक कमिटमेंट है कि उनको सोशली कुछ करना है, पर उनको कैसे मालूम कि आप अच्छा काम करते हैं? तो आपको उनके पास रीच आउट करने की आवश्यकता है। तो ये सब काम अगर हम साथ साथ करते रहें एंड लुकिंग एट न्यू एरियाज जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट्स काम करना चाहते हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रोसीड। सो दिस इज समथिंग जो मेरे हिसाब से हमारे सेंटर्स को अधिक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, किसी भी सामाजिक कार्य को करने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी पैसा, फाइनेंस एक कंस्ट्रेंट भी हो जाता है। तो और सीएसआर फंडिंग इस आवश्यकता का एक समाधान हो सकता है। दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। तो मैं चाहूंगी कि सीएसआर, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं हमें समझा सकता है, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें कि सीएसआर फंडिंग कैसे ला सकते हैं, या हर सेंटर अपने लेवल पर क्या प्रयास कर सकता है कि वो सीएसआर फंडिंग ले पाए अपने सेंटर के। देखिए, कोई भी चीज अगर हमें करनी है, कोई भी अचीवमेंट हमें करना है, तो फर्स्ट ये कोई भी हर कंपनी का प्रिंसिपल है, हमारे आत्मजीवन का भी प्रिंसिपल होता है कि फॉर सक्सेस द रिफॉर्म हैज टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। जब तक हम खुद को नहीं सुदृढ़ करेंगे, तब तक हम अपने उद्देश्य बाहर की जो भी हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अचीव करने के लिए कोशिश करें, वी कैन नॉट डू इट टिल वी आर आवरसेल्व्स एम्पावर्ड। मैं 1 मिनट डाइवर्ट करूंगा इसमें। जैसे महात्मा गांधी को मैं अगर एक रेफर करूं, तो सब लोग उनको जानते हैं कि उन्होंने भारत को आजादी दिलाई, पर अगर आप देखने जाएंगे तो भारत को आजादी दिलाने का काम तो बाद में हुआ। पहले उन्होंने बोला अपने अंदर झांक के देखो, अपने समाज की जो बुराइयां हैं, जब तक आप इनको नहीं निकालोगे, जब तक आप खुद सुदृढ़ नहीं होगे, तो फिर आप आजादी लेके भी क्या करोगे। और जब वो उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आजादी हमारी तरफ आई। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल कि हम सेंटर्स को भी सबसे पहले अपने आप को सुदृढ़ करना आवश्यक है। आपको मालूम है मेगा, जब बिफोर दिस टॉक आई हैड जस्ट पुट आउट अ गूगल फॉर्म टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर वेरियस सेंटर्स कि वो कितने हद तक दे आर अवेयर अबाउट देयर स्टेटस एज अ ऑर्गेनाइजेशन, और उनके पास जो कई सारे आवश्यकता होती हैं, कंप्लायंसेस होती हैं, वो कितनी है। मेरे पास खैर बहुत अधिक अभी रिस्पॉन्स नहीं आए, करीब लगभग 20 रिस्पॉन्स आए हैं। बट इसमें जो 20 रिस्पॉन्स में सारांश निकल के आ रहा है, मैंने पूछा था कि क्या आपका सेंटर एक सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, या ट्रस्ट है, या एक कंपनी है, इनमें से कुछ नहीं है। तो 42% जो मैक्सिमम लोगों ने यही लिखा है कि इनमें से कुछ भी नहीं है। सो दे आर नॉट हैविंग अ आइडेंटिटी एज एन एंटिटी हमारे सेंटर्स में। मैंने ये पूछा था कि पैन कार्ड कितने के पास है, तो इसमें 42% रिस्पॉन्सेज में आए हैं कि उनके सेंटर के पास पैन कार्ड नहीं है। एक सेक्शन 12A होता है आईटी एक्ट के, जिसके तहत इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको एग्जेम्पशंस देते हैं, क्योंकि आप समाज के लिए कार्य कर रहे हो, तो यू आर नॉट टैक्स लाइक अ नॉर्मल कंपनी। तो मैंने इसके बाद की, और खैर इसके लिए आवश्यक भी है कि आपको पहले एक एंटिटी होना है, आपके पास एक पैन कार्ड होना जरूरी है। सो ये परसेंटेज गोज टू अ वॉपिंग 63%। 63% रेस्पॉन्सेज हैव सेड दैट देयर सेंटर इज नॉट हैविंग पैन कार्ड। मैंने एक अभी भारत सरकार ने 2021 से एक स्टिपुलेशन शुरू की है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा आपको सीएसआर फंड्स लेने के लिए, ये आपने सीएसआर की बात की, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड फॉर टेकिंग सीएसआर फंड। ये रजिस्ट्रेशन लेना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, पर ये भी मुझे देखते हुए थोड़ा ये चिंताजनक है कि 53% ने बोला है कि उनके सेंटर्स के पास कोई सीएसआर लेने की रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक एनजीओ दर्पण है जो कि भारत सरकार ने स्टिपुलेट किया है कि हर एनजीओ को होना चाहिए, तो इसमें भी 47% ऑफ द रेस्पॉन्सेज आर दैट दे डोंट हैव एनजीओ दर्पण। मैंने स्टाफ के बारे में पूछा कितने परमानेंट स्टाफ हैं, तो इसमें भी 53% ने बोला है कि उनके पास कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। मैंने ये पूछा कि आपके गतिविधियों बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है,
मैंने ऑफ कोर्स 3-4 चॉइस दिए थे, उसमें 53% आर सेट फंड्स पर्याप्त नहीं है। सो अगर आप ये रिस्पॉन्सेस को देखेंगे, हालांकि मैंने 2 और पर्सनल सवाल भी पूछे थे, आप समाज सेवा में क्यों आए हैं, उसमें 64% एक्सेप्ट दैट दे हैव कम फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी क्षमता, अपनी जिंदगी को अपनी क्षमता अनुसार जीने के लिए। 30% ने बोला कि सोशल नेटवर्किंग के लिए आए। ठीक है, यू कैन हैव एनी उद्देश्य टू डू सोशल वर्क। गुड पार्ट इज ऑफ कोर्स 79% आर सेइंग दैट ये जो भी उद्देश्य से आए वो उद्देश्य वो फुलफिल करना है। सो ऑन द पर्सनल लेवल आई डोंट थिंक देयर इज मच दैट मोर यू कैन होप फॉर फ्रॉम आवर पीपल, बट एट द सेंटर लेवल अगर आप देखेंगे, आई थिंक देयर इज अ वेरी first and foremost, a very strong need for the centers to actually become independent. They have to become registered societies. They have to become trusts. They have to have bank accounts. They need to have PAN cards. They need to start filing IT returns. आप ये सब नहीं करेंगे तो कहां से CSR फंड मिलेंगे? Then you will always be dependent on an MID कि MID कहीं से फंड्स ले आएगा और आपको देगा। इसके ऊपर भी है हमारे इतने, हालांकि आई नो वी आर अ नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बट डेफिनेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पावर्ड बाय द जैन्स। देयर आर सो मेनी जैन्स सिटिंग अब्रॉड जो चाहते हैं कि वो फंडिंग करें, पर हमारे में से कितने सोसाइटीज के पास FCRA है? आई डोंट इवन नो वेदर आवर ऑल आवर सेंटर्स नो व्हाट इज FCRA. FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक लेना पड़ता है, एक क्लियरेंस, और एक अलग बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है और उसकी अपनी कंप्लायंसेस होती है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर इज कि CSR फंड लेने के लिए सबसे पहले, एंड आई थिंक सबसे अहम बात, विच आई वुड से 75% ऑफ द चैलेंज, अपने सेंटर को CSR फंड्स लेने के काबिल बना। और इसमें मैंने ये कुछ चीजें यहां मैंने दर्शाया है। डेफिनेटली I or the MID team is always available. कोई भी center can approach us. We can guide them how to go about these things. In fact, मेरे हिसाब से इसमें गाइडेंस की भी जरूरत नहीं। Many of them are professionals. हमारे कई सारे सेंटर्स में CAs हैं। हमारे तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ही CA हैं, बाकी भी हमारे बहुत लोग CAs हैं। So it is not a big issue for us as an organization to get this. But till our centers don't get all these certifications, to rely on just MID or MIApex to get the CSR funds, it will be difficult to go ahead. So this, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले इन चीजों पे हम काम करें। आगे की बात तो है ही, how to reach across corporates and all, but I think first we need to concentrate. Sir, once the statutory compliance is in place, क्योंकि कुछ सेंटर्स हैं जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जिनके पास पैन कार्ड भी है, बिल्कुल, एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर MCA रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 12 IT वाला, सो द वर्क इज ऑन। उनके लिए क्या गाइडेंस होगा कि हाउ डू दे अप्रोच, वो कैसे CSR अट्रैक्ट करें, नेक्स्ट स्टेप क्या? तो मैं ये जवाब देने वाला था पहले, फिर मैंने सोचा मैं भी सांस ले लूं और तब तक आप ये फिर पूछ ही लेंगी, तो आपने पूछ ही लिया है ना। सो इसमें ऐसा है कि देखिए, CSR इज अगेन व्हेन आई गो टू समबडी, अब मैं आपके पास आऊं और मैं ये बोलने लग जाऊं कि मैं ये काम करता हूं, मैं, चलो आप तो अभी सुन रहे हैं, मेरा टॉक है तो आप मेरे बारे में सुन रहे हैं, मेरे जीवन के बारे में आपने पूछा और ये, पर अगर मैं आपके पास निजी तौर पे जाऊं और मैं यही बताता रहूं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने वो किया, मैंने ये किया, आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद बोलेंगे ये आदमी कितना अपने बारे में ही सोचता है ना। और ऑन द अदर हैंड, अगर मैं पूछूं भाई आपके क्या हाल है, आप कैसे फील कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मेक्स अ कन्वर्सेशन। सो द फर्स्ट थिंग इन CSR इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ द कॉर्पोरेट और द कंपनी दैट वी आर अप्रोचिंग। उनके कुछ अपने इच्छाएं होती हैं, फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी समबडी हु इज सेइंग कि मेरे ना, उनके घर में हो सकता है देयर इज समबडी हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो दे वांट टू वर्क इन दी फिजिकल, इन हेल्पिंग पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। और देयर कुड बी समबडी जिन्होंने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है और उनके हिसाब से न्यूट्रिशन हैज बीन एन इश्यू, तो उनको न्यूट्रिशन देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर डोनर्स वांट। when we understand what our donors want, it is possible वो हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर उससे सबसे पहले हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है।
उसके बाद वो कॉन्फिडेंस जब डेवलप, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, देन डेफिनेटली वी कैन टॉक टू देम अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल कि हम क्या क्या चीजें करना चाहते हैं. नाउ बिफोर दैट ऑफ कोर्स वी कम टू द पॉइंट whom टू अप्रोच. तो इसमें देखिए सीएसआर में ये बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है दैट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क नियर देयर एरियाज. मेरी अगर एक कंपनी कोई भी जगह में है, बीकानेर में है, नाउ ऑब्वियसली मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं चेन्नई में काम करूं. मैं तो चाहूंगा कि मैं जो भी काम करूं बीकानेर के आसपास करूं, वहां की जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या वहां की कम्युनिटी है उसको मैं कुछ फायदा दिलाऊं. तो इसीलिए हर सेंटर को ये आवश्यक है देखने के लिए कौन सी कंपनीज हैं जो कि वहां सेटअप हैं, जो कि वहां की रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं. उन कंपनीज के पास हम जाके बोलेंगे कि हम यहाँ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. एंड दिस इज नॉट जस्ट लोकल कंपनीज, आप समझ लीजिए बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स के भी कई सारे जगहों में उनके पॉइंट्स हैं जहां वो काम करते हैं. आईओसी जैसे उनकी रिफाइनरी पूरे देश में. तो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच देम एंड से हम ये काम यहाँ करना चाहते हैं. सो इन अ नटशेल वी नीड टू आइडेंटिफाई कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, high net worth individuals in our area, and we need to also identify what is their pain point. माने एक दुखती रग होती है, वो दुखती रग को अगर हम सहला सकें, उसमें हम मल्लम डाल सकें तो वो बड़े खुश होंगे काम करने के लिए. तो ये जानना बहुत जरूरी है उनको क्या चीज से वो मोटिवेटेड रहते हैं. उसके बाद डेफिनेटली दे विल आल्सो कम टू यू फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स. मैं आपको एक मिसाल दूंगा. वी रिसेंटली हैव गॉन इनटू एनवायरनमेंट. वी हैव डन अ ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ वाटर रिचार्ज फॉर कॉनकॉर because the CMD of the organization was very much invested कि हमें वाटर रिचार्ज पे काम करना है क्योंकि एनवायरनमेंट में इतनी डिप्लीशन हो रही है. Mahavir International did not have any experience of water recharge, but still he came to us. The reason being because he knows that we listen to him, listen to his needs. तो इस तरह से हम करें. Of course, I'm not saying कि सब water recharge पे घुस जाएं because you need to have the competence. Even it was a challenge for us, right, to do a new project. But we had because we are a big organization, we were able to do. But we need to listen to the person. It cannot be about हम इतना. राइट. सो सर कंप्लायंसेस हो गए, हमने अप्रोच भी किया कॉर्पोरेट्स को, और जैसा कि पहले आपने कहा कि पहले हमें उस काबिल अपने आप को बनाना होगा कि कॉर्पोरेट्स हम पर विश्वास करके अपना फंड, सीएसआर का जो फंड है वो हमें दें. सो उसके लिए हमारा फोकस कौन से एरियाज पे होना चाहिए, हमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारा जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है वो अच्छा आए और सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को एट लार्ज भी हम कंट्रीब्यूट कर पाए बोथ वेज. नहीं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू मेगा कि आप, मैं तो बहुत सारी चीजों में चला जाता हूँ पर आप फोकस बड़े पॉइंटेड वे में लाती हैं. दैट्स वेरी गुड. आई थिंक हमारे सेंटर्स भी इतने फोकस वे में काम करेंगे तो वी विल डेफिनेटली बी ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स. सो यू आर राइट, व्हाट आर द एरियाज. सो देखिए इसमें क्या है कि वी ऑल नो दैट this country, मैं हमेशा बोलता हूँ, there is no, it is not something which is positive, but it is something good for NGOs. There is no poverty of poverty. And when I talk of poverty, poverty is not some absolute milestone. Poverty is always about comparison. It's about the difference between an aspiration and what you are having. So obviously, मैं कितना भी बड़ा हूँ, मैं बगल में देखता हूँ कि उसके बाद मेरे से बड़ी गाड़ी है, then I feel I am poor, right? So anyway, coming back to the point, so as we all know, the focus area जिससे कि कोई भी ह्यूमन रिसोर्स या एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस बनती है किसी देश की, वो होती है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन. और इस चीज पे काफी सारा अभाव है. मैं ये नहीं बोलूंगा सरकार नहीं काम कर रही, बट सरकार की भी अपनी कैपेसिटी की एक कंस्ट्रेंट है. और एक पॉपुलेशन तो हमारा है ही एक इश्यू. और हालांकि हम अभी काफी खुश हो रहे हैं कि वी आर रीचिंग दैट रिप्लेसमेंट स्टेज, वेयर हमारी जितनी पॉपुलेशन जुड़ रही है उतनी पॉपुलेशन शायद हमारे दे आर पासिंग ऑन. बट which population is replacing what? आप देखेंगे अभी भी amongst the poorer section the fertility rates are much higher. Even in the country there are some states which have much higher fertility rates and they are the economically underprivileged states. So इसीलिए ये बहुत
ये एक अभाव हमारे इस कंट्री में रहेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी न्यूट्रिशन, प्राइमरी एजुकेशन, इन सब चीजों में डेफिनेटली अभाव है। बट नाउ इसमें एक केवियट है, अगर हम जाके बोलें कि हम अस्पताल चलाएंगे या हम एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे, नो गवर्नमेंट मशीनरी विल एक्चुअली एक्नॉलेज दिस ऑफिशियली एज ए नीड, रीजन बी कि वो तो खुद कर रहा है, वो तो सरकार कर रहा है, और कोई कॉर्पोरेट भी बोलेगा अरे आपको क्यों कर रहा है, सरकारी स्कूल है ना, आप क्यों स्कूल चलाना है। So the idea is not to replace what the government is doing. The idea is to complement what the government is doing. मिसाल के तौर पे MID जो कैटरैक्ट सर्जरीज कर रहा है, it can be done in a government hospital. But being a selective surgery, it is something which is put back. आप देश की जो सबसे बेहतर अस्पताल है एम्स, अगर आप वहां कैटरैक्ट सर्जरी करना चाहें तो 1 साल की हो सकता है वेटिंग लिस्ट है। That is where a संस्था like MID comes in and says, we are saying that we will do the operation in 2 days or tomorrow. तो सरकार को भी नहीं खराब लगता, right? Because you are not doing anything, you are just helping the government achieve its aims. Similarly in education, आपको स्कूल क्यों चलाना है? स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं? उनके पेरेंट्स, आप I remember you telling me you took off work because आपके 2 बच्चे हैं, and I know I think that's a major decision you took. But obviously you are around for your children. नाउ दे आर इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी एजुकेशन में आपको अभी से इनपुट देना पड़ता है। क्या ये वो दे पाएंगे जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, और अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उनकी पूरी दिनचर्या अपनी रोजी रोटी कमाने में जरा नहीं है। सो यू नीड टू गेट इनटू रेमेडियल एजुकेशन। देयर आर अदर थिंग्स, दीज चिल्ड्रन बिकॉज दे डोंट गेट केयर, they don't get love, they go into all other things, they go into addictions, they go into petty crimes. So there is a need for also helping in those activities. So in a nutshell, we need to look at complementing the government's initiative. Of course, there is this another major area today, which of course is being talked, और जिसमें कि सरकार भी encourage करता है, that is sustainability. क्योंकि हम सिर्फ अपने humankind is not here to take care of itself. हमने बहुत कुछ exploit किया है, तो environment पे काम करना बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। Baby steps have been taken by our MI, by the various centers, but इसको scale up करने की जरूरत है। I think water recharge is a very big area, afforestation equally big area. We can look at solar. So there are various areas, and इसमें अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स भी हैं। So I think somewhere we all need to be aware of these, कि किस चीज पे फोकस गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एनकरेज कर रही है, and we should get into such activities. थैंक यू। आई एम श्योर बाकी सारे सेंटर्स जो ये सुन रहे हैं और जो ये काम करना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी एक दिशा मिली है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे पास भी सर समय की बाध्यता है, लेकिन खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी उन सभी सेंटर्स के लिए जो कि रिमोट एरियाज़ में है, या यूँ कहिए कि छोटे सेंटर्स हैं जो अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो और कुछ करना चाहते हैं। तो वो जैसे MID से मिलकर एक कोलैबोरेशन, जहाँ पे उनको आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिले और आपको उनकी मैन पावर का या उनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी मिले। जैसे आपके मेडिकल कैंप्स होते हैं पैन इंडिया, आपने बताया वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो आप ले रहे हैं, जो दूसरे ज्योग्राफीज में है, इन द सेंस इंडिया में दूसरे जगह पे अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, तो वो कैसे आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? ये तो ऑलरेडी कोलैबोरेटेड है। ये तो एक ओपन इनविटेशन है हमको कि हमारे ओर से कि वी डेफिनेटली, हम जहां भी हमारे कैंप्स हो रहे हैं, अभी भी अधिकतर हम जो कैंप्स करते हैं वह हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि हम कोई भी MI सेंटर को हम कार्य दें। ये जब वो MI सेंटर असमर्थता अपना वो दिखाता है कि नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, जैसे आपने बोला अपने स्टाफ पर, जैसे 53% ऑफ द सेंटर्स टिल नाउ व्हाट आई हैव गॉट, दे डोंट हैव देयर ओन स्टाफ, राइट? सो बट जहां भी लोग उपस्थित हैं और करने की भावना है, हम जरूर करेंगे। बट एज आई सेड,
देखिए हम वी आर कंस्ट्रेन्ड बाय व्हाट आवर डोनर्स आर गिविंग, एंड आवर डोनर्स विल बी गिविंग इन प्लेसेस जहां उनकी फैसिलिटीज है, और कोई आवश्यक नहीं है कि जो दूर दराज में है वो उस एरिया में हमारे डोनर्स कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको अपने ओर से ही काम देखना पड़ेगा कि क्या उनको वहां काम मिल रहा है। वी गेट बैक टू द सेम थिंग, क्योंकि आज की तारीख में देश का कोई भी रिमोट एरिया हो वहां जरूर कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री होता है। उनके साथ जरूर गठबंधन करें, उनका समझें। कौन जाने कल को वो कुछ काम ले आए और एमआईडी को बोले भाई आप को हम हायर कर रहे हैं, आप थोड़ा काम करें। इवन द रिवर्स कैन हैपन। बट यस, कमिंग एंड लेट मी अश्योर यू, एमआईडी की ओर से इट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग सम वर्क। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कहीं कोई अस्पताल सेटअप कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वी विल डेफिनेटली, अभी भी तक भी हमने ये हमेशा किया है, वी विल डेफिनेटली गो एट एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सब ग्रो करें। हम तो चाहते हैं कि 300 एमआईडी बने। आप सोचिए एक एमआईडी इतना कर पा रहा है तो 300 एमआईडी, भले ही आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देम बीइंग इंडिपेंडेंट एंटिटीज। अगर ये बन जाए तो कितना फायदा हमारे पूरे देश में हो सकता है। So we would want, so we are also willing, I am telling this in this forum, we are willing to give free consultancy to any center for any of the things they want. They are most welcome. कभी भी दिल्ली आए, घूमने आए, हम उनको यहाँ हमारी नबी करीम में मेन ऑफिस है, उनको बढ़िया से पुरानी दिल्ली की मशहूर पकवान भी खिलाएंगे, है ना। और साथ में उनको जो भी एडवाइस देना है, जो भी एडवाइस नहीं बोलूंगा, हमारी जो लर्निंग से हम सब बताएंगे उनको, और जहां तक हो सके हम ये मदद करेंगे। हमने हमेशा अपने आप को माना है दैट MID इज जस्ट अ लोकेशनल थिंग, अदरवाइज वी आर महावीर। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है कि इसके बाद लोग जितने भी सेंटर्स हैं दे आर वेरी ईगर टू विजिट यू। आपके पास बहुत विजिटर्स आएंगे और आपको बहुत बिजी रखेंगे लेकिन मोस्ट वेलकम, विल बी मोस्ट हैप्पी। नई दिल्ली स्टेशन के पास ही हैं, हार्डली अ किलोमीटर अवे। क्यूरियोसिटी तो सबको है जानने की, बहुत कुछ आपने आज बताया, बहुत कुछ आपने शेयर किया, बट सबको क्यूरियोसिटी तो है जानने की कि हाउ डज दिस फंक्शन और हम क्या करें। तो काफी कुछ आपने आज बताया, लोगों ने सीखा भी होगा, हम सब ने सीखा है। तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें, आपके अनुभव, हमने बहुत कुछ सीखा। आपके प्रयासों के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपने आपका समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम की परंपरा है, प्रोग्राम के एंड में एक सवाल पूछते हैं जिसका आंसर हमारे व्यूअर्स देते हैं। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू हस्तिमल सर। हस्तिमल सर, हैंड ओवर कर रही हूँ, ओवर टू यू। धन्यवाद मेघा जी, धन्यवाद नारायण सर। और बहुत शानदार सेशन रहा आज का। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि ये सेशन पूरा हो, और हर पल ये इच्छा हो रही थी कि ये चलता रहे, समय की रुक जाए समय और हम और इसको सुनता रहे, चालू रख सके। लेकिन हर चीज़ की अपनी मर्यादा है। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी आपका। और कहते हैं ना कि द हैप्पीएस्ट पीपल आई नो आर दोज who lose themselves in the service of others। एक सफल कैरियर पूरा करके समाज सेवा में जुड़कर दूसरों की सेवा में समर्पित होकर खुशी पाने में विश्वास रखने वाले वीर के नारायण जी की ये सेवा यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है। आपने नए नए नवाचार से CSR में पर्टिकुलरली इतने नए आयाम स्थापित किए हैं, नई लर्निंग दी है हमको, वो निश्चय ही अनुकरणीय है। हर केंद्र को स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि वो CSR को अपने लेवल पे ला सके। ये बहुत अनुकरणीय चीज़ है और सीखने जैसी चीज़ है। आप का बहुत प्रयास है कि हर सेंटर मजबूत बने, हर सेंटर CSR को पा सके, इतना मजबूत बने। ये निश्चित रूप से आपसे हम बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि जब जब जिस भी सेंटर को ज़रूरत पड़े, और आपने कहा भी है ये बात कि आप एनी टाइम रेडी हैं, उस
मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लर्निंग शेयर करने के लिए। तो बिल्कुल बहुत बहुत आभारी रहेंगे सर हर सेंटर आपके कि उनको अगर इस चीज़ में आप मदद कर सके तो ये बहुत अच्छी बात है संस्था के लिए। और कंटिन्यूस आप चलते जाने में विश्वास करते हैं। तो आपके लिए मेरे पास एक शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो कभी रुके नहीं और सतत चलने में विश्वास रखते हैं और संस्था के हित को हमेशा सर्वोपरि माना आपने। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी हमको और हम निश्चित ही बहुत, हम और हमारे दर्शक बिल्कुल बहुत लाभान्वित हुए हैं आज आपके इस चर्चा से। और जाते जाते आपका आभार मानते हुए 4 लाइनें और बोलना चाहूँगा। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ आपको ये लाइनें बोलने के लिए कि रह करो मजबूत उड़ानों को, फलक तक तुमको जाना है। उड़ा दो आंखों से नींद, ख्वाब को सच बनाना है। हौसला बुलंद हो इतना, तूफान कोई आगे, हरा कर इन तूफानों को गगन में उड़ते जाना है। तो सर आपके सहयोग से आप भी गतिमान, हम सब गतिमान रहें, आप भी गतिमान रहें। आपका सहयोग और लर्निंग हमको इसी तरह से शेयर होती रहे, इस शुभेच्छा और इस उम्मीद के साथ में आपका पुनः बहुत बहुत आभार। 2 मिनट के लिए जुड़े रही हमारे साथ। जैसा कि मेघा जी ने आपको बताया कि परंपरा है हमारी एक प्रश्न पूछने की, तो कल के एपिसोड से हम एक प्रश्न पूछते हैं आज, और उसके ऊपर हम दर्शकों से एक प्रश्न पूछते हैं। तो 1 मिनट रुके रहिएगा। कल हमारे साथ डॉक्टर विनीत जी कोठारी, जो एक्स जस्टिस, चीफ जस्टिस रहे हैं और अभी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं जोधपुर निवासी, वो जुड़े थे। और मेरा प्रश्न उनसे, उनकी चर्चा से जुड़ा है कि वो डॉक्टर विनीत जी कोठारी सबसे पहले कब चीफ जस्टिस बने थे। डॉक्टर विनीत जी कोठारी सबसे पहले चीफ जस्टिस कब, किस साल में बने थे, किस वर्ष में बने थे। मेघा जी प्लीज हेल्प मी, आप देखें कौन किसका जवाब आ रहा है सही। यस सर, यस सर। प्रश्न रिपीट करूं क्या? जी सर, एक बार कर दीजिए। जस्टिस डॉक्टर विनीत जी कोठारी साहब किस वर्ष में, सबसे पहले किस वर्ष में चीफ जस्टिस बने थे? मुझे लगता है हमें दर्शकों को सोचने का मौका देना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, हम कल तक जवाब का इंतजार करेंगे। और आज की यात्रा हम यहीं पूरी करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में। नारायण साहब और पूरे सभी दर्शकों का मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर सर, थैंक यू। जय महावीर सर।